हो गया। ठीक। नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स, और फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ भौतिक विज्ञान का। और आज का जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम ही है भाई ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर से जो है गुरुत्वाकर्षण जो का जो चैप्टर है भाई भौतिक विज्ञान का, जहाँ से दो क्वेश्चन आपके पेपर में छपते ही छपते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के बाद 2 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और आज के बाद यहाँ से क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा साफ साफ गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ पे एक शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आकर्षण, है ना, आकर्षण। अब ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर दो वस्तुएं हैं, उसके बीच में जो लग रहा है बल, उसे ही हम लोग कहते हैं आकर्षण बल, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। ये कैसे? तो आपके दिमाग में अभी ये चलेगा कि सर मेरे पास तो अभी मैं लिख रहा हूँ, आपके पास अभी पेन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक कॉपी होगी, तो क्या दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? तो हाँ, बिल्कुल लग रहा है। दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल हमें महसूस नहीं होता है। तो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। और ये क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो आपको आपका समझ अच्छे से होना चाहिए इस चैप्टर पे, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसका डेफिनेशन समझिए, उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो गुरुत्वाकर्षण का जो डेफिनेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है, मतलब कि महसूस नहीं हो रहा है, दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है ना, एकदम कमजोर या क्षीण बल है ना। कह रहा है कि जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। ठीक है, जो चीज मैं बताया हूँ वही चीज लिख दिया हूँ। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसी लाइन से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। इवन यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था, इनका क्या कहना था, और ये सत्य भी साबित हुआ है ना, कहीं ना कहीं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसे देखने से पहले भाई मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, जरा सा समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ डायरेक्टली मैं पढ़ के बता दूंगा, तो फिर आपको हो सकता है समझ में ना आए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक क्षीण बल है, आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए, ये सूर्य महाराज है, आप सबको पता है भाई, है ना। और सूर्य की तरफ जो है आप सब सूर्य के चारों तरफ जो है आप सबको पता है कि ये अलग अलग जो ग्रह है, टोटल 8 ग्रह जो है ये परिक्रमा करता है। तो आप देख सकते हैं सूर्य जो है इसे अपने तरफ आकर्षण करता है ग्रह को, और ग्रह जो है सूर्य को अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आकर्षण बल लग रहा है, इसी कारण जो है आप देख सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो है सारे ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक चीज चलेगा, सर जो कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इन्होंने क्या बताया, इसके बारे में थोड़ा समझिए, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई पृथ्वी पर दो वस्तुएं जिनके बीच में जो बल लगता है, तो उसी बल को हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये M1 एक वस्तु है, और दूसरा जो है M2 वस्तुएं हैं। जाहिर सी बात है इसका भी द्रव्यमान है, M1 द्रव्यमान है, मान लेते हैं ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है, ये पहली वस्तु है, ये इसमें M1 द्रव्यमान होगा, इसमें M2 द्रव्यमान वाले वस्तु है। तो अब ये जो r दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो है बल लग रहा होगा, मतलब कि M1 वाले वस्तु जो है M2 वाले वस्तु को आकर्षण अपने तरफ कर रहा है, और ये जो M2 वाले वस्तु है M1 वाले वस्तु को अपने तरफ आकर्षण कर रहा है। दोबारा सुनिए, M1 वाले जो वस्तु है, M1 द्रव्यमान वाले जो वस्तु है फ्रेंड्स, और ये M2 द्रव्यमान वाले वस्तु को अपने तरफ आकर्षण कर रहा है, आप देख सकते हैं, और ये अपने तरफ इसको आकर्षण कर रहा है। तो इसके बीच में जो बल लग रहा है उसे ही हम यहाँ पे, ये जो r दूरी पर जो ये बल लग रहा है दोनों के बीच में, उसे ही हम लोग कहते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। इसमें आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वस्तु जो है
यहाँ पे आप दिख रहा होगा जो m1 द्रव्यमान वाले वस्तु है, और एक वस्तु यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो m2 द्रव्यमान पे है, और दोनों के बीच में जो दूरी है यहाँ पे r है। तो इस कंडीशन में इसका जो आप सबको पता है क्या होता है कि इसमें जो ये बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है ना, ये m1 और m2 का जो है ये समानुपाती है। इसका मतलब ये कि भाई ये जो F बढ़ेगा तो ये m1 और m2 भी बढ़ेगा, लेकिन ये समानुपाती हो जाता है। लेकिन यहीं पे r जो है ना, इस r को हम लोग क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दूरी बढ़ेगा तो यहाँ पे ये जो बल है इसके बीच में कम होगा, तो मतलब ये घटेगा। तो यहाँ पे लोगों को मन में डाउट रहता है कि ये कैसे होता है ना। और ये सिद्धांत जो दिया था, ये जो नियम दिया था, किसने दिया था, न्यूटन ने। अभी एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, जरा सा समझिएगा, और वही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, तो आराम से समझिए। कह रहा है कि अगर न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कह रहा है, जरा सा समझिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, इनको समझते नहीं है, सिर्फ रटते रहते हैं, और यही चीज होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। तो कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 हो और एक दूसरे से जो है r दूरी पर हो, यहाँ पे देखिएगा m1 द्रव्यमान वाले वस्तु है और m2 द्रव्यमान वाले वस्तु है, आप देख सकते हैं, और दोनों के बीच में जो दूरी है ये r है, ठीक है। और इसमें जो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बार दोबारा सुनिए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर, यहाँ पे r है फ्रेंड्स, r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के क्या है, गुणनफल के यहाँ पे समानुपाती होता है ना। मतलब कि m1 बढ़ेगा, ये समानुपाती का चिन्ह है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं है ना, f समानुपाती m1 और m2, मतलब कि यहाँ पे दूरी कम होगा, फिक्स दूरी होगा, तो इनके मान लीजिए ये बढ़ेगा, m1 m2 बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये दोनों घटेगा तो घटेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूरी को दुगुना कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच का जो दूरी दुगुना होगा, तो जाहिर सी बात है आकर्षण बल जो है घट जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बढ़ेगा, मतलब कि ये m1 और m2 बढ़ेगा, मतलब कि r स्क्वायर बढ़ेगा, ये r है, मान लो कि ये r स्क्वायर हो जाता है, तो ये f जो है घट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग। अब यहाँ पे बीच के दूरी का, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, अब इस लाइन को समझिएगा, ये तो समझ ले समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। तो अब यहाँ पे m1 वस्तु है, सॉरी m1 द्रव्यमान वाले वस्तु है, m2 द्रव्यमान वाले वस्तु है, यहाँ पे दूरी फिक्स है, r दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है m1 m2 बढ़ता है तो f जो है क्या हो रहा है भाई, ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये दूरी r, दूरी को जो है मान लो कि r है तो r स्क्वायर कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ये दूर दूर पर दो वस्तु होगा, तो इसके बीच का जो आकर्षण बल होगा ये घट जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आकर्षण बल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अब रटते रहते हैं आप कि भाई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा फ्रेंड्स, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यहाँ पे आप मैं देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, है ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इस तरीके से ध्यान रखिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपके मन में ये डाउट नहीं होते, इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आराम से पूछ सकते हैं, और इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। तो आप समझ लिए हैं। और ये जो नियम है किसने दिया, तो न्यूटन। अच्छा, ये किसके अनुसार है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसके अनुसार। इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे और आशा करते हैं कि आप नहीं भूलेंगे आज के बाद, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, ये m द्रव्यमान वाले वस्तु है, m1 वाले m2 वाले, दोनों के बीच का दूरी r है, तो यहाँ पे आप f बराबर लिख दिया हूँ। ये समानुपाती का चिन्ह है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये m1 है, ये m2 है, तो ये f मतलब कि m1 m2 बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं f बराबर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, ये r स्क्वायर को दोनों के जो बीच का जो दूरी है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, तो दोनों को मिला के जो है ये फॉर्मूला बना है, f समानुपाती, ठीक है, m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो ये दोनों से ये फॉर्मूला मिलके बनता है, ये बेसिक से बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं।
अच्छा, एक आपको आगे दिखेगा एक कैपिटल जी, मतलब कि बड़ा जी, और एक दिखेगा छोटा जी। तो कैपिटल जी जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं, कैपिटल जी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब कि ये फिक्स रहता है, वो हर जगह। कैपिटल जी का जो मान है ना, ये हर जगह, दुनिया में कहीं भी जाओ, ब्रह्मांड में कहीं भी रहो, इसका कैपिटल जी का मान हमेशा एक ही रहता है, कहीं पे घटता नहीं है। लेकिन जो स्मॉल जी है, इसका मान घटता बढ़ता है। तो कैपिटल जी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। कंस्टेंट से आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे फिक्स रहता है कैपिटल जी का मान। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आपको पता होना चाहिए कैपिटल जी का मान कभी नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा हर जगह। लेकिन स्मॉल जी का मान घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कैपिटल जी का मान क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल जी का मान होता है, ये आपको रट लेना है आज के बाद, अगर आप नॉमिकल भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये काम देगा। तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 पे पावर ये -11 होता है, ये कैपिटल जी का मान होता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या फिर पूरे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि एनएम स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कैपिटल जी का मान आप इतना ध्यान रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो है मान्य है, पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये तो इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैं आपको 3-4 बातें बताया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, दूसरी बात बताया कि समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं, और तीसरी बात मैंने आपको बताया, चौथी बात कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि पटेल जी का मान जो है कहीं पे बढ़ता घटता नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। और यहाँ पे हमेशा नियतांक रहता है, सार्वत्रिक ये नियतांक रहता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग जी को कह सकते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये कैपिटल जी से हम लोग इसे सूचित करते हैं। और कैपिटल जी का जो मान होता है, ये 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और अच्छा ये एफ जो आप देख रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर कैपिटल जी और स्मॉल जी को क्या कहते हैं। तो कैपिटल जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और स्मॉल जी को हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे हालांकि लिखा हूँ, गुरुत्व त्वरण कहते हैं, और इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं कैपिटल को, और स्मॉल जी को गुरुत्व त्वरण कहते हैं, त्वरण, गुरुत्व त्वरण। आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि कैपिटल जी से, अच्छा डी में बोल रहा हूँ क्या, जी है, कैपिटल जी से सूचित करते हैं। और गुरुत्व बल है, ये गुरुत्व बल जिसे एफ से सूचित करते हैं, गुरुत्व बल को एफ से, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, तो जरा सा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। तो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला जो है, ये आकर्षण बल है। मैंने आपको बता दिया आकर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल होता है ना। उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व बल क्या होता है भाई, गुरुत्व बल तो कह रहा है कि दो वस्तु में जो है, एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब जो है, तो ये गुरुत्व बल लगता है, बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये कैपिटल जी और स्मॉल जी को थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। ठीक है, आप ये सर ये छोटे छोटे बातें क्यों बता रहे हैं भाई, बता इसलिए रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ लिए होंगे, तो डाउट रहता है जो जिनका समझ अच्छा से नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैपिटल जी को मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे हम लोग कहते हैं। इसका मान हमेशा जो है हर जगह, मतलब कि हमेशा चेंज नहीं होता है, कहीं कभी चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब हमेशा, कहने का मतलब कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन स्मॉल जी का मान हमेशा चेंज होता है, सॉरी हमेशा चेंज नहीं, माफी चाहता हूँ, इसका मान जो है अलग अलग जगह पे चेंज होते रहता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि इसका मान जो है पूरे ब्रह्मांड में बदलता नहीं है, कैपिटल जी का। इसका जो मान है कैपिटल जी का, मैं आपको बता दिया कि जी बराबर जो होता है कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये केजी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। कैपिटल जी की मैं अगर बात करूं तो यह जो है अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
स्मॉल जी की मैं बात करूं तो इसका मान अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग होता है। यह पृथ्वी के सतह पर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह स्मॉल जी है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर जो है 9.8, यहाँ पे देख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यह जो है सदिश राशि है। तो सदिश राशि और अदिश राशि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट, नोट वाले पॉइंट ध्यान में रखिएगा। करे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक छिन्न बल है। करे कि दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखिएगा और लगता ही है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, मैंने आपको बताया केवल आकर्षण बल है, ये बेसिक बातें मैं अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहे कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा भाई, जरा से देखिएगा। तो g बराबर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी मैं लिख रहा हूं तो गुरुत्वीय त्वरण है ये। तो स्मॉल जी बराबर क्या होगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होगा, ये कैपिटल जी m अपन r स्क्वायर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कई बार हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, कई बार फॉर्मूले पूछ देते भैया एग्जामिनर आजकल। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से देख लीजिएगा। तो कह रहे अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है ये 5 स्टार कर लीजिए, जितना स्टार है 40 50 100 स्टार जितना भी करना है वो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाता है और यही लाइन रहता है आपके पेपर में। करे कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक समान जो है गिरेगी। अब आप कई बार क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये भी आता है कि भाई निर्वात में अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो ये कैसे होगा कंडीशन, तो वो अलग होता है। एक ये भी रहता है डायरेक्टली, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है, आसमान से ऊपर से गिराया जाएगा ना, तो दोनों का जो है यहाँ पे एक एक को काट दीजिएगा, दोनों एक साथ गिरता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई अलग शब्द नहीं ऐड करना है अपने मन से, पेपर में यही आता है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो इसका जो है, तो अच्छा सॉरी माफी चाहता हूँ, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो पहले कौन गिरेगा, ये बाद में कौन गिरेगा, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वात वाला शब्द नहीं आएगा या फिर हवा वाला शब्द नहीं देगा, तो आपको अलग से कतई दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों एक साथ गिरेगा। दोबारा सुनिए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को आसमान से जो है गिराया जाता है तो भाई पहले कौन गिरेगा, तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और आता है कि निर्वात में, अब निर्वात में, वैक्यूम में, निर्वात में मतलब जहां पे एकदम वायुमंडल है ही नहीं, तो कह रहा है कि निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों उस कंडीशन में भी जो है एक साथ गिरेगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे आपने ऐसा कोई शब्द और अलग से मेंशन नहीं किया हूं, एग्जामिनर पूछते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि वस्तु को गिराया जाता है तो उसके जो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को जो है गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हवा में, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे हवा शब्द या फिर वायुमंडल आपके बोल दे, तो अगर कुछ बोला जाए कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो भारी वस्तु पहले गिरेगा और हल्की वस्तु बाद में गिरेगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन एक समान, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई ट्रेन एक समान चाल से, इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से, चाल नहीं वेग से, अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठे व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है, ठीक है, तो सिक्का जो है ना उस व्यक्ति के हाथ में ही जाके गिरेगा। और ये लाइन कई बार इस लाइन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक समान वेग से चल रहा है, सिक्का उछाले चाहे कुछ भी उछाले, सिक्का के जगह पे कुछ और दे
तो ऊपर भी व्यक्ति के हाथ में ही आके गिरेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, अगर ट्रेन की जो तोरन है ना, अगर ट्रेन तोरन के साथ आगे बढ़ेगी तो उसका सिक्का, अब सिक्का व्यक्ति अपने हाथ में उछालेगा तो भाई सिक्का उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके पीछे गिरेगा, व्यक्ति के पीछे वो सिक्का गिरेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहां से और पूछे जाते हैं आपके पेपर में कि नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण कितना, तो 10 ये मीटर है, आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, नीचे से ऊपर फेंकने पर, आप कोई भी वस्तु जो है आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फेंकने पर तो जो है वही चीज मैं कह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर फेंकने पर जो है उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, 0 होगा तथा गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो ये 10 मीटर मैं कह रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये आपको 2-4 बार 5 बार आप रीड करेंगे ना और PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला पॉइंट करें कि अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है, अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि अब यहां पे देखिएगा, मान लीजिए मान लो ये ग्रह है, ठीक है, और ये ग्रह है सपोज दैट, और इसके चारों तरफ जो है वस्तु चक्कर लगा रहा है, तो देख सकते हैं यहां से चलना शुरू किया और यहाँ पे आके फिर आ गया, यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए फिर यहाँ पे चलना शुरू किया फिर यहाँ पे आ रहा है, तो यही कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो किया गया कार्य क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि विस्थापन 0 होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि गोल गोल अगर घूम रहे हैं तो भाई उस कंडीशन में क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रख सकते हैं। भाई विस्थापन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, दूरी विस्थापन के बारे में अंतर भी बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स का सारे क्लासेस देखिए, क्योंकि शुरू में जो है स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक बातें बताया। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जी के मान में परिवर्तन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी के मान में परिवर्तन। यहाँ पे 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जी के मान में परिवर्तन। और ये कैपिटल जी का मान मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल जी का मान में परिवर्तन होता ही नहीं है, वो हमेशा एक ही रहता है। और कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो आप कहेगा सर 6.67 गुने 10⁻11 होता है कैपिटल जी का मान। लेकिन स्मॉल जी का मान, और स्मॉल जी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय या फिर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सॉरी यार बीच में कॉल, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ स्मॉल जी का मान में क्योंकि कैपिटल जी के मान में भाई यहाँ पे परिवर्तन कहीं पे होता ही नहीं है, आपके माइंड में ये सेट हो गया होगा दिमाग में। अब स्मॉल जी का मान फ्रेंड ना, इसके मान में परिवर्तन कहाँ पे और किस कंडीशन में होता है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं कि पृथ्वी के, अब मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ। ये फ्रेंड्स पृथ्वी है अपना पैराशा, इसके बारे में तो मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, इसका शेप भुआकार का है ना। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा भाई ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये फ्रेंड्स केंद्र है ना, यहाँ पे ये बीच में केंद्र होगा, ठीक है। और ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है ये वाला, है ना, विषुवत रेखा बोलिए चाहे विषुवत वृत्त बोलिए, ठीक है। अब देखिए भाई इसी डायग्राम से आप पूरा समझ लेंगे, और ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है स्मॉल जी का मान में कहाँ पर जो है ये परिवर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से, अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स पृथ्वी के सतह का, ये पृथ्वी का सतह का मैं बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि पृथ्वी के सतह, इस सतह का मैं बात कर रहा हूँ, अभी केंद्र उंद्र का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण गुरुत्वाकर्षण में क्या चेंज होगा। दोबारा सुनिए, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ये पृथ्वी का सतह है ना, ये पृथ्वी है, इसके सतह से अगर ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण में कह रहा हूँ, स्मॉल जी का मान में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे मान घट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दोबारा सुनिए, ये पृथ्वी का सतह है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ऊंचाई बढ़ने पर जाहिर सी बात है ऊंचाई बढ़ेगा, तो क्या होगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ेगा
तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। अब यहाँ पे पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे, ये पृथ्वी का सतह है, इसके नीचे भी जाएंगे फ्रेंड्स, इसके नीचे भी जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ दूसरा कंडीशन भी, यहाँ पे गलती नहीं करिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण, जाहिर सी बात ये पृथ्वी का सतह है, ये इसके गहराई नीचे होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर, अब यहाँ पे किस कंडीशन में, तो पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण पृथ्वी, एक बार दोबारा सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहीं पे कंफ्यूजन में गलती कर बैठते हैं, आपको नहीं करना है आज के बाद। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण पृथ्वी के केंद्र पर, अब यहाँ पे केंद्र की बात होने लगा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा कंडीशन तो इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। तो तीसरा कंडीशन में यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जाहिर सी बात है पृथ्वी जो है क्या कर रहा है भाई, पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, और फ्रेंड्स पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है क्या कर रहा है भैया, घूर्णन कर रहा है। पृथ्वी ये अक्ष है ना, ये अक्ष है, और अक्ष पे जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है क्या कर रहा है भैया, घूर्णन कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति में होता है, तब यहाँ पे जो स्मॉल जी है उसके मान में क्या क्या चेंज होगा, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या क्या चेंज होगा, वही चीज यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त है बीचों बीच, और ये केंद्र है, यहाँ पे ये केंद्र है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा कंडीशन है, जो कि तीसरा कंडीशन का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं नीचे में, चूंकि ज्यादा था, 4-5 फैक्ट था जहां से क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ध्रुव पर, ध्रुव कौन सा है, तो आपने देख लिया भाई, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये नहीं बोलेगा कि भाई उत्तरी ध्रुव पे रहेगा या दक्षिणी ध्रुव पे रहेगा, उससे नहीं फर्क आपको पढ़ना चाहिए। ध्रुव पे रहेगा तो मतलब कि उत्तरी ध्रुव का बात करें या दक्षिणी ध्रुव का बात करें, कंडीशन सेम है। तो कह रहा है कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ध्रुव पर जो है स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ये क्यों होता है जरा समझिएगा। ये विषुवत रेखा है फ्रेंड्स, है ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और यहीं पे जो है ये केंद्र है ना, यहाँ पे आपको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये केंद्र है, ठीक है फ्रेंड्स, ये केंद्र है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ये केंद्र यहाँ पे है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि ध्रुव पर जो है गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। तो विषुवत रेखा ये हो जाएगा, ये ध्रुव ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अधिक रहेगा। वही चीज कह रहा है कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। अब यहाँ से देखिए सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा कौन सा है सर, तो आप कहेगा सर ये विषुवत रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो ये ध्रुव की तरफ जैसे जाएंगे, है ना, यहाँ पे ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल जी का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे ध्रुव की ओर तो ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और जाहिर सी बात है अब यहाँ पे ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो घटेगा, सिंपल सी बात है। वही चीज आपको आगे भी देखने को मिलेगा, कह रहा है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये घटेगा, कम होगा, ठीक है। अब कह रहे कि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देंगे, जो है वो नहीं रखेंगे, मतलब कि बढ़ेगा। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने, दो शब्द में लिखा हूं, बढ़ा देने या घटा देने पर से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, नहीं बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से, अब यहाँ पे विषुवत रेखा का मैं बात कर रहा हूँ, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल जी का मान घटता है तथा 17 गुनी अधिक कर देने पर जो है ये मान शून्य हो जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और आप क्या करिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप डायग्राम बना के इसका प्रैक्टिस करिएगा। मैं कह रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा चैप्टर है, 2 नंबर आपके फिक्स है आज के बाद।
अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण, अब कम करेंगे, अभी तो बढ़ा रहे थे अब कम करेंगे, तो कम करने पर क्या होगा, स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और पृथ्वी का घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूं। तो इतना पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। अभी मैं आपको बताया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ता है, पृथ्वी के सतह से गहराई जाने पर अगर क्या कंडीशन होता है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर तीनों पॉइंट ध्यान रख लिए तो आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि द्रव्यमान में और भार में। नहीं, फिजिक्स में मैं आपको पहले ही बताया हूं कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बहुत आसान है, इसका शब्दावली ही, इसका जो टर्मिनोलॉजी है ना भाई, यही आपको लगता है वही परेशान करता है, लेकिन बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसके शब्दों पे पकड़ आ गया तो आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मास और यहाँ पे वेट लिख दिया हूँ। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है द्रव्यमान, और यहाँ पे जो है ये भार है, द्रव्यमान और यहाँ पे भार। तो द्रव्यमान क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन समझिए, मैं लिख भी दिया हूँ। तो कह रहा है किसी वस्तु में निहित कुल, अब देखिएगा किसी वस्तु में निहित, हम मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये वस्तु है भाई, चलो ये पेन समझ लेते हैं, इस वस्तु में निहित कुल द्रव होगा। मान लो ये पेन बनाने में जो द्रव लगा होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर होगा, फिक्स होगा, है ना। तो कह रहा है किसी वस्तु में निहित कुल द्रव की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है कुछ इसमें। और भार क्या है, तो उसका भी डिफिनेशन लिख दिया हूं। कह रहा है कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह वस्तु का भार कहलाता है। तो समझ में आ गया था कुछ इसमें। अब अगर किसी वस्तु की द्रव्यमान सभी जगह सभी स्थान पर जो है समान रहता है, तो मान लीजिए भाई ये जो पेन है ना, पेन में जो भी वस्तु लगा होगा, मैंने आपको बताया कि भाई ये पेन का ये शेप है, उसे भरने में जो भी यहाँ पे लगा होगा क्या, तो आप कहिएगा सर जो भी यहाँ पे द्रव्यमान लगा होगा, तो ये कहीं पे लेके जाइएगा तो वो समान रहेगा, लेकिन इसका भार अलग अलग जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भार में बदलाव होगा, लेकिन द्रव्यमान में बदलाव नहीं होगा। आज के बाद मैं आशा करता हूँ कि द्रव्यमान और भार में कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो किसी वस्तु की द्रव्यमान सभी जगह सभी स्थान पर समान रहता है, और वही अगर मैं बात करूँ वस्तु के भार पर, तो ये आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न स्थान पर जो है अलग अलग रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है, और भार जो है ये भार है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि अदिश राशि में आपको पढ़ा चुका हूँ। द्रव्यमान का मापन जो है भौतिक स्केल द्वारा किया जाता है, वही भार का मापन जो है कमानीदार स्केल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी स्थान पर जी का मान शून्य, किसी स्थान पर जो है किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। मैं आपको बता दिया हूं, ध्यान रखिएगा। और इसका ऐसा मात्रा केजी होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूं भार का, तो किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवर्तित रहता है द्रव्यमान की कंडीशन में। भार का ऐसा मात्रक जो है केजी मीटर, ये स्क्वायर है, ये माइनस का ये पावर 2 है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर आप इसी को न्यूटन कह सकते हैं, ये होता है भार का ऐसा मात्रक, न्यूटन बोल सकते हैं या फिर केजी मीटर स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक जो पॉइंट है आप सबको बता कि ये बहुत परेशान करता है, पलायन वेग। पृथ्वी पर आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है। तो पहले समझिए कि भाई पलायन वेग है क्या। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे पृथ्वी पे खड़े हैं, है ना, और किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर जो फेंक रहे हैं ना भाई, तो कितने वेग से ऊपर जा रहा है, वही चीज यहाँ पे लिख भी मैं दिया हूँ। देख सकते हैं कि पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है। अब मान लीजिए पलायन वेग कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ कि पृथ्वी पर मान लीजिए ये पत्थर है ना, और ये पत्थर जो है मैं कहूँगा ये 100 ग्राम का पत्थर है, और आप कितना स्पीड से फेंकेंगे ताकि ये पत्थर पृथ्वी पे दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी का जो पलायन वेग का मान है ना,
ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर सेकेंड है। इतना के स्पीड से आप इस 100 ग्राम के पत्थर को फेंकेंगे फ्रेंड्स, 100 ग्राम है ये पत्थर को फेंकेंगे तो ये दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। तो यही इसका पलायन वेग हो गया। चंद्रमा का क्या होगा, तो ये 2.2 होता है, 2.4 ऐसा ही है, मैं लिख दिया हूँ, सॉरी 2.35 होता है। तो पलायन वेग आपने समझ लिया। इसमें मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन लेकिन करना जरूरी है। और आप सबको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक पूरा कर दूं, और जितना बताया उसको कर लीजिएगा। पीवाईक्यू करना है आपको, पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से लगाना है, कई बार बता चुका हूँ, तो इतना काम कर लीजिए। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस घटना चक्र का पूर्वावलोकन की बुक आती है, वहां से हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट तो आप लोग कर ही रहे हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो है ना, ये कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है, तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड है ये, तो चंद्रमा पर कम है। चंद्रमा पर जो है उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं। क्यों उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर आपको पता होगा कि पलायन वेग जो है कम है। तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बताइए कि चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जो है अपने पीठ पर बोझा बांधकर क्यों रहते हैं या फिर क्यों उतरते हैं। तो आप सीधे तौर पे कहेंगे कि भाई पृथ्वी का पलायन वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक है, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा कि चंद्रमा का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम है। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप टिक करिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज है। चंद्रमा से अब यहाँ पे चंद्रमा पर से जो है देखने पर अंतरिक्ष यात्री काला देखते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं और आपको ये हर एक बुक में भी ये सारे चीज मिल जाएगा। तो ये सारे चीज है। अब यहाँ पे कक्षीय वेग क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, जरा सा इसे देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे ही कक्षीय वेग कहते हैं। आप सबको कक्षीय वेग आपको नहीं पता भाई। अब मान लो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग जो ग्रह है ये चक्कर लगाता है, तो सही कक्षीय वेग कहते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मैं आपको चैप्टर का नाम था ना, क्या नाम था, सौरमंडल में पृथ्वी, ऐसा ही कुछ था ना चैप्टर का नाम, 6ठी क्लास में, तो उसको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे ग्रह का नियम जो है, ये बीपीएससी में तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार 3 बार। तो भाई ग्रह का नियम केपलर ने दिया था। ग्रह के लिए केपलर ने 3 नियम दिया, कक्षा का नियम, क्षेत्रक का नियम या क्षेत्र का नियम, और परिक्रमण का नियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये तीनों पॉइंट देके। तो कक्षा का नियम क्या कहता है, कह रहे कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, हालांकि आपने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी में। तो कह रहा है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में या कक्ष बोलिए चक्कर लगाती है, जिसके फोकस पर सूर्य रहता है, ठीक है, बेसिक बातें हैं। क्षेत्रक नियम क्या कहता है केपलर का, तो कह रहा है कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में जो है समान क्षेत्रक तय करता है, बेसिक बातें हैं। परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है, तो कह रहा है कि ये केपलर का नियम है शब्द का शब्द। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल जो टाइम है होता है ना, परिक्रमण काल का जो टाइम पीरियड होता है का वर्ग जो है सूर्य के मध्य दूरी, मतलब कि आर के धन यहाँ पे देख सकते हैं का समानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं टी स्क्वायर या आर क्यू होता है, बेसिक बात है भाई, यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिख दिया इसलिए, कहा कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, मैंने आपको बता दिया, कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही थी, यह बात पहले कोपरनिकस ने कही थी, ठीक है। लेकिन इस बात को ग्रह का नियम देकर केपलर ने क्या किया था भाई, साबित किया था, सत्यापित किया था।
तो ये भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, और ये लाइन वैसा ही नहीं लिखा हूं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लिफ्ट के कंडीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, लिफ्ट की गति, लिफ्ट ऑफ मोशन, मोशन ऑफ लिफ्ट होगा, सॉरी लिख भी दो, मोशन ऑफ लिफ्ट की गति। अब यहाँ पे 6 कंडीशन होता है टोटल। क्या होता है? एक कंडीशन तो ये होता है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाता है तो उसके स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। इसको काटिए। तो पहला कंडीशन में यही रहता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाता है तो उसमें उसके स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, तो उस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहता है, एक समान स्पीड से जाएगा तो भार अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा कंडीशन ये होता है जब लिफ्ट समान वेग से नीचे रह जाता है, तो इसमें भी क्या होगा, इस स्थिति में भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दोनों तो सेम है। अब तीसरा कंडीशन से कहानी यहाँ पे चेंज हो जाता है। तीसरा कंडीशन क्या है भाई, अगर लिफ्ट ए त्वरण से, ये ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो इस स्थिति, मतलब कि इस स्थिति में क्या होगा, लिफ्ट में जो सवार व्यक्ति रहेगा उसका भार बढ़ जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा कंडीशन आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर लिफ्ट, यहाँ पे लिख भी दे, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाएगा तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, अब नीचे जाएगा तो ये भार बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, नीचे जाएगा तो भार घटेगा, और ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा। ए त्वरण से जाएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर लिफ्ट में ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, और ए त्वरण से लिफ्ट में जो व्यक्ति है भाई खड़ा, ठीक है, तो वो ए त्वरण से अगर नीचे आएगा तो भार जो है घट जाता है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पांचवा कंडीशन क्या है, कह रहा है कि रस्सी अगर टूट जाए, तो जब रस्सी टूट जाएगा तो लिफ्ट में, अच्छा रस्सी अगर टूट जाता है लिफ्ट का तो क्या होगा, तो भार शून्य हो जाता है, लिफ्ट का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा, या फिर उसमें व्यक्ति जो खड़ा है भाई उसका भार शून्य हो जाता है, ठीक है। अब छठा कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ए, स्मॉल ए में बोल रहा हूं, अगर ए स्मॉल ए है, अगर ए ग्रेटर देन जी है और लिफ्ट नीचे जा रही है तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। तो ये शब्द जैसे दिखेगा, ए ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी, और लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो ये छत से टकरा जाएगा, क्योंकि ए का मान जी से ज्यादा है ना। ये स्मॉल जी है, मैं बता चुका हूँ, ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन एक बुक में सारे चीजें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। देखिए यहाँ से बल आघूर्ण से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि चापाकल का हैंडल लंबा क्यों बनाया जाता है ना। ये किसका उदाहरण है, तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है। कह रहा है कि वह राशि, बल आघूर्ण का पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। तो कह रहा है कि वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति, यहाँ पे देख सकते हैं वृत्तीय गति में ला देती है, उसे हम लोग आघूर्ण बल कहते हैं, वही चीज हुआ। अच्छा, एक शब्द और आपको दिखेगा, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है, बेसिक बातें हैं। चापाकल का मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल है कि ये सबका सब बल आघूर्ण का जो है ये उदाहरण है। चापाकल का हैंडल जो है लंबा बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है तो आपको पता चल गया। खिड़की दरवाजे का जो है, खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है, ये सब का सब बल आघूर्ण का उदाहरण है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, बल आघूर्ण सिद्धांत के अनुसार या फिर बल आघूर्ण सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीन का निर्माण किया जाता है। जैसे उत्तोलक का आपने नाम सुना होगा, घिरनी का नाम सुना होगा, आनत का नाम सुना होगा, स्क्रू जैक का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब का जो है इसी सिद्धांत पर जो ये सभी वस्तु का जो है निर्माण किया जाता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्जा और बल
आघूर्ण की बीमा समान होती है। ऊर्जा और बल, आघूर्ण में कह रहा हूँ, ऊर्जा और बल आघूर्ण, ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा जो है समान होती है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने बल बाहु होता है, बल बाहु, बस बेसिक सी बात है। तो फ्रेंड्स जो काम का चीज था मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपकी बारी है कि आप इसे आप रिवीजन करेंगे। दूसरी बात, रिवीजन आप कर लीजिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। ऑब्जेक्टिव दो तरह से, एक तो ऑब्जेक्टिव आपको पीवाईक्यू तो पूरा साइंस का फिजिक्स का भी सॉल्व करना ही करना है, और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर या फिर कई बार क्या होता है ना कि एक चैप्टर ही होता है यांत्रिकी का, मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का बुक में आपको दिखेगा, तो सारे सेक्शन का पूरा यांत्रिकी का ऑब्जेक्टिव जो है एक ही जगह मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं कहूँगा घटना चक्र अवलोकन बुक इसके लिए बेस्ट है, तो आप उसका बुक से क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अच्छा, इकोनॉमिक्स का भी जो क्लास जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है वो भी अल्टरनेट डे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और क्लास कंटिन्यूसली करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और मॉक टेस्ट लगाना सप्ताह में मैं फिर से कराऊँ 2 या 3 लगाइए, अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, ये आपके जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए ना, ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू भी जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।